Hello, good evening. I'm really sorry. I actually got busy with something. So can you hear me, all of you? Yes, sir. That's okay. Okay, fine. So आपका ये एग्जाम है हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड लीगल एस्पेक्ट्स। इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, हेल्थ इकोनॉमिक्स का है एंड लीगल एस्पेक्ट्स का है। ठीक है। अब बात आती है कि हमने अभी तक जो पढ़ा है वो सिर्फ लीगल एस्पेक्ट्स पढ़ा है। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी रोज दो दो घंटे की क्लास लेकर के, ठीक है, ये लीगल एस्पेक्ट्स और हेल्थ इकोनॉमिक्स में हमने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। लीगल लीगल एस्पेक्ट्स में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। तो मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको हमने डिस्कस किया है और आपको कुछ आता है या मतलब थोड़ा आइडिया है कि नहीं है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हेल्थ इकोनॉमिक्स दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। स्कोप एंड एप्लीकेशंस ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। डिमांड एंड सप्लाई मैं करूंगा। ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक्स मैं इस बारे में भी करूंगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, हमने इस बारे में अभी तक कोई डिस्कशन नहीं किया है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। ठीक है। ये ये मैं मोस्ट प्रोबब्ली जब नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस टॉक्स अबाउट पीएनडीटी एक्ट। क्या हमने पीएनडीटी एक्ट पढ़ा है हम सबने? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. एम आई ऑड हाँ। तो हमने पीएनडीटी एक्ट पढ़ा है, पीसी पीएनडीटी एक्ट हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? एनीवन? हमने लास्ट टाइम जब हमने डिस्कशन किया था, अभिषेक, जी अक्षय, सर। जी जी हरीश, जी जी सर। पीएनडीटी तो एक्ट हम हमने पढ़ा है। डिस्कशन किया है। पढ़ा था ना? तो बोलो ना फिर। पढ़ा था ना जी हमने? सर। तो हमने जी इसको जी डिटेल में पढ़ा था और हमने इसका पीपीटीज मैंने पता नहीं आपको दी या नहीं दिया, आई डोंट रिमेम्बर, बट हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। ठीक है। जी हमने जी। पीएनडीटी की फुल फॉर्म क्या है? प्रीनेटल जेंडर स्क्रीनिंग एक्ट। नेटल डायग्नोस्टिक बोलता है ना उसको, जो प्रीनेटल हाँ, डायग्नोस्टिक प्रीनेटल। टेक्निक, जो एक्ट होता है ना जिसमें लाइक स्क्रीनिंग का वो लोग एक्ट लगाते हैं। लाइक इट वाज इन 1994 मेरे ख्याल से। हम्म। उसमें बेसिकली क्या है कि इट्स ए प्रोहिबिशन ऑफ प्रीनेटल डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन को वो करते हैं ना। वो एक्ट के हिसाब से लाइक सपोज इफ ए हॉस्पिटल और एनी रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटर is prohibited to reveal the sex or determine the sex or to reveal the sex of the baby which is in the womb ओके ओके, चलो। to तो to उसका decrease the to decrease the female foeticide। मतलब जैसे इंडिया में बहुत ज्यादा ऐसा है। हेलो। एम आई ऑडिबल? हाँ सर, थोड़ा ब्रेक हो रहा है वॉइस। अब कौन होस्ट बनेंगे? मैं होस्ट है क्या? पढ़ाऊं? पढ़ाओ। अरे अक्षय, क्लास ज्वाइन किया? जी सर। गली में आज चार निकला, आपसे ने क्लास ज्वाइन किया। गाना गाओ सर। हाँ। वाह। पिछली अरे क्लास होस्ट तो भी मुझे ज्वाइन भी करता, करना। मेरे को वहां नेटवर्क इशू हो रहा था।
कहाँ थे, घूम रहे थे क्या? हाँ सर, राजस्थान गया हुआ था। वही वही, आपको जो प्लान था ना। हम्म। मुझे याद भी नहीं रहा है कि मैंने कब ज्वाइन किया था। बोला ज्वाइन किए थे, वो याद आ रहा है। मैं बोला हाँ सर। हम्म। मुझे तो याद नहीं है था मैंने कौन सा क्लास में पढ़ा था, ये ज्वाइन किया था कि नहीं अरे, किया हम दोनों थे उस क्लास में एक्चुअली। मुझे वो पीएनडीटी वो देखा ना, तो मुझे समझ में नहीं आया ये क्या है फुल फॉर्म। था। तू डूब के मर जा, चुल्लू क्यों भर डूबू पानी में, भाई? या तो मेरे पीछे एक वो, फैमिली है। नहीं नहीं, तो वो सांबर का वो है ना, उसमें डूब के मर जा, पहले तो कटोरी Am में। I दिया हुआ है। audible? Am I audible? Sorry, sorry, sorry. I don't know what is happening. Uh, सर सर I ऑडिबल actually होगा अभी। got अभी ऑडिबल हो गया। चलो ठीक है। ये रहे questions हमारे। हाँ, पीसीपीएनडीटी में और क्या बातें करी थी हमने? हाँ जी, पीसीपीएनडीटी में और क्या discussion की? तो मैं ऑडिबल? जी सर। बताइए, पीसीपीएनडीटी में और क्या डिस्कशन किया था हमने? स्कोप एक्ट्स देखे थे हमने, क्या देखा था हमने, स्कोप क्या देखे थे, देखा था? एमटीपी का रीजंस क्या होता है, कितने वीक्स में टर्मिनोलॉजी कर सकते हैं, क्या लीगल वर्जन होते हैं, ठीक ठीक कितने है ठीक है। और उसमें कितने ये भी कित, पढ़ा था हमने कि जो आदमी मशीन बेचेगा, कौन सी मशीन? डायग्नोस्टिक मशीन जो अल्ट्रा कौन सी डायग्नोस्टिक? अल्ट्रा अल्ट्रासाउंड वगैरह, अल्ट्रा ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड, स्कैन, सोनोग्राफी। और इसके टीबीएस, अलावा एक और चीज थी। और एक और चीज थी अल्ट्रासाउंड की जेनेटिक टेक्निक, जेनेटिक टेस्टिंग जेनेटिक, टेस्ट। हाँ जेनेटिक उनके लिए भी कैरियोटाइपिंग जो भी वो देखने करते हैं, तो उसके लिए देखेंगे। ठीक है। जीनोम सीक्वेंस ठीक को है। देखने के लिए ना हाँ, सर। तो अगर ये भी डिस्कशन किया था हमने कि भाई अगर कोई इशू होता है। सर आवाज नहीं, सर सही आवाज नहीं नहीं आ आ रहा। रहा। यस, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ अभी आ रहे, अब सर आवाज आ रहे जा रहे हैं, ऐसे हो रहा है। अच्छा, आ रहा है, जा रहा है, चलो ठीक है। तो मतलब जैसे लग रहा है कि दूर से बात कर रहे हो। अच्छा, अभी पास से बात कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है? हाँ अभी ठीक है सर। अच्छा, तो पीसीपीएनडीटी में फिर हमने फर्दर ये देखा था, डिस्कशन किया था कि अगर कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता है, एक्ट को फॉलो नहीं करता, तो क्या हो सकता है? पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है वो सेक्शन, हम्म। किसके अंदर में भूल गया, एक मिनट। अच्छा, ठीक ठीक है, चलो। आई कैन रिमेम्बर द सेक्शन, कुछ तो है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, वो आप देख लेना, बाद में देख लेना, ठीक है। चलो, तो हमने ये ऑलरेडी अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। तो सेवेंथ हम्म, क्वेश्चन भी सेम ही है। हाँ, सेवेंथ क्वेश्चन भी अच्छा। सेम है। यहाँ पे ये पूछा हुआ है, एक्ट के बारे में क्या समझते हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और रोल ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। हॉस्पिटल जो एडमिनिस्ट्रेटर जो आप कल बनोगे, तो आपका क्या रोल है उसमें? देखो, आपका रोल बड़ा सिंपल है। ठीक है, क्या? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर को इंश्योर करना है लीगल कंप्लायंस। तो लीगल कंप्लायंस के लिए क्या है? आप अल्ट्रासाउंड या जेनेटिक टेस्टिंग की जो किट्स हैं, ठीक है, वो किसी ऑथराइज्ड वेंडर से ही लेंगे। आपको डिस्प्ले करना है कि भैया यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता है। ठीक है। अब आपको अपनी मशीन और रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट को आपको क्या कराना पड़ेगा? रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्टर कराना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर को और हॉस्पिटल को मैंने सारा रिकॉर्ड्स रखना पड़ेगा। और ये रिकॉर्ड्स टाइमली टाइमली गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मशीन सही से फंक्शनिंग है, इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप नई मशीन लेंगे तो नया नया आएगा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मशीन यूएसजी की, एक होती है मोबाइल, एक होती है स्टेशनरी। जो स्टेशनरी होती है अलग होती है, उसके लिए अलग आपको वो चाहिए, क्या बोलते हैं, लाइसेंस चाहिए, और मोबाइल के लिए अलग चाहिए। अगर सपोज करो हॉस्पिटल में 50 अल्ट्रासाउंड मशीन है, तो 50 आपको लाइसेंस चाहिए। ठीक है। ठीक है। यही सारा काम है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। अच्छा, मुझे कॉमन सेंस से बताओ, पीएनडीटी एक्ट का नेशनल हेल्थ पॉलिसी से क्या लिंक है? नेशनलाइज पॉलिसी मतलब लेकिन मतलब पॉलिसी में क्या लिंक है? हाँ, मतलब क्यों, मतलब पीएनडीटी एक्ट से नेशनल हेल्थ पॉलिसी को कैसे बेनिफिट होगी, मतलब हाँ कैसे इसका ऑब्जेक्टिव पूरा होगा? फीमेल फर्टिसाइड्स वगैरह बंद हो जाएगा तो पॉपुलेशन बस, ग्रोथ होगा, रेशियो रहेगा प्रॉपरली, गर्ल इज टू बॉय का जो रेशियो वो एब्सोल्युटली ठीक वेरी होगा, गुड, वेरी डेमोग्राफिक गुड। कॉम्प्लिकेशन।
नॉर्मल होगा, जेंडर इक्वालिटी आएगी, सबसे बड़ी जेंडर बात जेंडर इक्वालिटी वगैरह, इक्वालिटी, हाँ जेंडर इक्वालिटी आएगा। ठीक है ना, जेंडर इक्वालिटी आएगी। हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस अबाउट पीएनडीटी एक्ट एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन जेंडर इक्वालिटी, ये आप बता ही देंगे। हम्म, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्राइसिंग। प्राइसिंग का क्या मतलब है, ये हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट है, वी विल स्टडी। अच्छा जहां तक बात है वेस्ट वेस्ट बंगाल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड रूल्स, ये हमने नहीं पढ़ा है, ये पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको वेस्ट बंगाल नहीं, मैं आपको क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पढ़ाऊंगा, व्हाट इज दिस। ठीक है। ठीक है। अच्छा ये हम तो सर नेक्स्ट जब भी हम डिस्कस, हर स्टेट का अलग होता है क्या सर? चलो ये समझ लो समझ लो। ठीक है। देखो क्या होता है, ये हमने शुरू में भी समझा था, हेल्थ इज अ हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये सुना पढ़ा था हमने शुरू में, हाँ सर। है हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये पढ़ा है हमने। नो सर। याद नहीं आ रहा। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, मतलब क्या है इस बात का, हेल्थ में जो भी रिलेटेड काम करना है वो किसको करना है, स्टेट को करना है। ठीक है, हाँ सर, उसमें ठीक है। सेंटर का कोई रोल नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ से आया है, ये आया है हमारा हमारा यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, क्योंकि यूएस में हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, बिकॉज यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी पेस्ट हो गया था इंडिया के में, तो उसमें काफी चीजें कॉपी पेस्ट हो गई थी, तो उसमें भी हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट और इंडिया में भी हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो भी काम करना है वो किसको करना है, स्टेट को करना है। ठीक है, फिर मैंने बात किया था आयुष्मान भारत जैसी चीज जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, तो ये स्टेट क्यों कर रही है, तो मैंने इसका भी रीजन बताया था। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू जस्ट टू थिंग्स, फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट इम्प्लीमेंटेशन का काम किसका है, स्टेट का। स्टेट का काम है। ये बात डिस्कशन किया था मैंने, ये हाँ सर। किया था ना। बस अब समझो क्या सर? उसी बात को आगे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो सरकार को लगा कि यार जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, इन सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो उन्होंने सोचा सोचा सोचा, तो उन्होंने कहा हाँ यार ये तो किया जाना चाहिए कि हर क्लिनिक का एक एस्टेब्लिशमेंट एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का जो अगर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो भाई उन्होंने लिखा कि भैया उसी क्लिनिक को हम रजिस्टर करेंगे जिसके पास ये है, इतनी मैन पावर है, इतना एरिया है, इतना ये सारी बातें उन्होंने लिख के देखी। ठीक है, अब बात ये थी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये बात बोल रही थी कि उन्होंने बना लिया अपने पास में। ठीक है, अब ये बात समझ नहीं आई कि भाई ये हम मतलब ये हम उन्होंने क्या करा, उन्होंने उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट में इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को पास कर दिया, जिसको बोलते हैं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010। बट प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास करने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि क्योंकि क्या है क्योंकि क्या है कि भाई जब तक इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टेट अगर चाहे तो मतलब उसको ना इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि अल्टीमेट इम्प्लीमेंटेशन तो उन्हीं के हाथ में है। तो फिर लोगों से सरकार ने पूछा कि भाई जब आपकी एम्बिट में ही नहीं आता हेल्थ, तो आपने ऐसा एक्ट पास क्यों किया, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 क्यों पास किया। तब उन्होंने बताया कि देखो ऐसा है, हमने ये मॉडल एक्ट पास किया है, मतलब हमने इसमें बेसिक बेसिक बातें लिख दी हैं। अब जिस भी स्टेट को ये एक्ट अच्छा लगे, वो अपने यहाँ की असेंबली, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट की असेंबली में इसको पास कर ले। चाहे तो इसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस कर सकता है, चाहे एक चेंज करना हो एक कर ले, दो करना है दो कर ले, 10 करना है 10 कर ले, और पूरा पूरा ही चेंज करना है तो पूरा भी चेंज कर, कोई रोकेगा नहीं उनको। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, हर एस्टेब्लिशमेंट को इंडिविजुअली, हर एस्टेब्लिशमेंट को अलग अलग अपना अपना क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पास करना पड़ता है, हर हर स्टेट को। ठीक है, तो 2010 में पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था, क्योंकि वो एक मॉडल एक्ट था कि लोग इससे रेफरेंस ले लें और उनको अगर कुछ जो भी सही लगता है अपने हिसाब से लिख लें। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, जैसे यूपी की बात आई, तो 2016 में क्या किया यूपी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला जो जो 2010 में उन्होंने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पास किया था अपनी पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा में, उसी को लिया, कॉपी पेस्ट किया कॉपी पेस्ट किया और अपने यहाँ की पार्लियामेंट में पास कर दिया। ठीक है, ऐसे ही वेस्ट बंगाल ने किया कुछ चेंजेस करके। ठीक है, अभी तक भी ये बता दूं मैं आपको, अभी तक भी अगर मैं आपको दिखा भी दूं, कितनी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अभी तक भी
ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट अपने यहाँ की पार्लियामेंट में पास ही नहीं किया है, ठीक है। तो उनके यहाँ जिस भी स्टेट ने नहीं किया है उनके यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको अभी एक न्यूज आर्टिकल दिखा रहा हूँ, प्लीज सी दिस। ये देखो, दिसंबर 28 2018 की बात है। 11 स्टेट्स, ऑल यूटीज एक्सेप्ट दिल्ली, एक्सेप्ट दिल्ली मतलब ऑल यूटीज दिल्ली को छोड़ के हैव अडॉप्टेड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, मे बी लेटर, हाँ, only 11 states and all union territories except Delhi have adopted the Clinical Establishment Act aimed at streamlining the services in India. Despite repeated appeals by the Central Health Ministry to states to adopt it, the government said the Clinical Establishment Act Registration Regulation Act 2010 is applicable in 11 states who have adopted it. उन्होंने ही adopt किया है। कौन कौन से? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, असम एंड हरियाणा। अच्छा, सारी यूटीज ने कर लिया है दिल्ली को छोड़कर, ठीक है। द एक्ट हैज टू बी अडॉप्टेड बाय अदर स्टेट अंडर द आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल बिकम एप्लीकेबल इन द रिमेनिंग स्टेट्स ओनली आफ्टर एडॉप्शन। जब वो अपनी अपनी स्टेट्स में जब वो पास करेंगे तो ही होगा। आर वी ऑल क्लियर विद दिस? Yes, आगे sir. समझ में सबको? Yes, sir. टॉप शेयर। हम सबको क्लैरिटी आ गई है। तो इसका मतलब क्या है, हर स्टेट का अपना अलग अलग क्या होगा, हर स्टेट का अपना अपना क्या होगा अलग, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है। हर स्टेट का अलग अलग होगा। तो वेस्ट बंगाल का अपना अलग होगा, उत्तर प्रदेश का अपना अलग होगा, ठीक है। बट है क्या, मोर और लेस जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है उसी के सारे चीजों को, प्रोविजंस को ऊपर नीचे किया हुआ है, ठीक है। आर वी ऑल क्लियर? एनी डाउट? No, sir. ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट, कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ, कॉस्ट एनालिसिस का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो कॉस्ट एनालिसिस अभी हमें करना है, इट्स अ पार्ट ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स। कॉस्ट एनालिसिस इट्स अ पार्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन हेल्थ केयर सेक्टर, इट्स अ पार्ट ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स। मेडिकल एथिक्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। मेडिकल एथिक्स से अबाउट बेसिक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो क्या है, इंडियन मेडिकल मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स एक्ट 2002 में आया हुआ था। उसके अकॉर्डिंगली हमें पढ़ना है अभी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि हमारा हर डॉक्टर का एक प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स होता है। जैसे कि मैं छोटी छोटी दो चार बातें बता देता हूँ। जैसे कि भाई पेशेंट की कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन या मेडिकल इंफॉर्मेशन डॉक्टर को दूसरे किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, पहली चीज, ठीक है। डॉक्टर को एक नॉमिनल फी चार्ज करनी चाहिए। डॉक्टर हैज अ राइट टू रिफ्यूज द पेशेंट प्रोवाइडेड द सिचुएशन इज नॉट एन इमरजेंसी। इमरजेंसी ना हो वो रिफ्यूज कर सकता है, ठीक है।
अच्छा, डॉक्टर को अननेसेसरी अपनी एडवर्टाइजमेंट ऐसे नहीं करनी चाहिए कि भाई मैं तो ये बीमारी ठीक कर दूंगा, ठीक है, ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता डॉक्टर, ठीक है। अच्छा, और डॉक्टर जो है डॉक्टर अपनी सोच समझ के, मतलब ऐसे करके कई सारे इनके एथिक्स हैं कि भाई मतलब पेशेंट के बारे में सोचना चाहिए, पेशेंट का बेहतर, मतलब पैसे की बात ना सोचकर पेशेंट का सोचना चाहिए कि भाई पेशेंट किस चीज से ठीक होगा। ये नहीं कि भैया मुझे इससे कौन सी जरूरत है। अगर अगर कोई कोई बीमारी दवाई से ठीक हो जाती है तो उसके लिए सर्जरी नहीं करनी है, अगर कोई सर्जरी से ठीक हो जाती है तो उसके लिए भी दवाई नहीं देनी है, ठीक है। जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो देना है patient को, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें होती है, इसी को बोलते हैं मेडिकल एथिक्स, ठीक है। कोई भी पेशेंट है, अगर कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आया है तो डॉक्टर की ये ड्यूटी है कि उसका बैकग्राउंड चेक कुछ नहीं करना, बस पेशेंट को ट्रीट करना है। ये उनका एथिक्स है, ठीक है। ये मैं डिस्कशन करूंगा। लेकिन लेकिन सर उसमें तो एमएनसी का केसेस, मतलब एमएनसी अगर केसेस हो तो उसमें बिना एमएनसी में कर दिया तो फिर डॉक्टर को तो फिर कोर्ट में जुरिडिक्शन में जाना पड़ सकता है ना। नहीं नहीं डियर, ये तो आई थिंक मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। क्लास में हम्म। आप थे या नहीं थे आई डोंट रिमेम्बर, पर मैं ये बता चुका हूँ कि अगर कोई मेडिकल लीगल केस आ जाता है तो सबसे पहले पेशेंट को ट्रीट करना होता है डॉक्टर को। जैसे ही पेशेंट को बेसिक ट्रीटमेंट देके स्टेबलाइज कर दिया, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। देयर इज अ केस रूलिंग विच इज कॉल्ड परमानेंट कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ हाँ सर इंडिया। सर याद आ गया, याद आ गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, वो डिस्कस याद आ कर गया? लिया। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ठीक है। सो इन दैट केस पुलिस को इन्फॉर्म करना है, दैट इज देयर ड्यूटी। उनको इन्फॉर्म करना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन पहले क्या है, ट्रीटमेंट करना है। अगर पेशेंट की हालत खराब, मतलब मरने वाली हालत नहीं है, मरने वाली हालत नहीं है, तो भाई पेशेंट को फिर आप, मरने वाली ऐसी कोई हालत नहीं है तो पुलिस को बुला सकते हैं। ये थोड़ा सा ये सिचुएशन बनती है रेप केसेस में, इन केसेस ऑफ रेप, ठीक है। जो फीमेल होती है, फीमेल का एग्जामिनेशन करना होता है, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे जैसे प्यूबिक हेयर, क्योंकि अगर अगर फीमेल रेप सर्वाइवर जो है अगर नहा लेगा तो सीमेन के सैंपल नहीं कलेक्ट हो सकते, प्यूबिक हेयर के सैंपल कलेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है, जो बॉडी की मार्किंग्स हैं वो कलेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि छोटी छोटी मोटी ब्रूजेस होती हैं उसमें। ऐसा तो कुछ मेजर तो कुछ होता नहीं, मतलब रेप केसेस में ऐसा तो कुछ होता नहीं कि भाई मतलब बहुत बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कोई चीज हो गई है। यूजुअली लाइफ थ्रेटनिंग चीज होती नहीं, जैसे कि निर्भया केस में हुआ था। इन दैट केस तो पहले ट्रीटमेंट ही किया जाता है। बस सिंपल बात यह है, अगर लाइफ थ्रेटनिंग है तो पहले ट्रीटमेंट करेंगे, बाद में पुलिस को बुलाएंगे, ठीक है। इन केस लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो कोई इशू नहीं है, हम पुलिस को बुला सकते हैं, हम थोड़ा बहुत वेट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट पेशेंट की ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि वो आराम से उस चीज को टैकल कर सके, ठीक है। अगर पेशेंट के जरा सा भी, जैसे एक्टिव ब्लीड हो रहा है कोई, इफ देयर इज एन एक्टिव ब्लीडिंग, तो इन दैट केस अगर कोई एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीड को रोकना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज करो रेप की केस भी बताता हूँ, देयर इज एन एक्टिव हैवी bleeding happening to the women at that point of time, because active bleeding can lead to the loss of the life. So in that case पहले bleeding रोकनी है, पहले उस पेशेंट को स्टेबलाइज करना, उसके बाद बाकी सारी चीजें। आर वी ऑल क्लियर? Are we all clear with this? यस सर। Any doubt? सर अगर सपोज मान लो किसी को गोली लगी है, हाँ, फायरिंग की है, ठीक ठीक है, है, गन और शॉट है, हमें लग रहा, हाँ, और हमें हमारे पास आता है, ठीक है, और अगर उसको 95% लगता है कि वो मतलब आगे जी नहीं पाएगा या किसी भी ठीक कंडीशन है, है, ठीक तो है। उस कंडीशन में क्या करना है फिर? बिल्कुल आपको सिर्फ ट्रीटमेंट करना है, बात खत्म। सबसे ओके। पहले ट्रीटमेंट करना है। यूजुअली क्या होता है, गन शॉट के केसेस कोई क्लिनिक में तो आएंगे नहीं, छोटे मोटे बड़े हॉस्पिटल में हाँ जाते वो हैं। तो है, लेकिन बड़े सपोज हॉस्पिटल्स में सुनो सुनो सुनो, सपोज बड़े सपोज हॉस्पिटल्स में करो। क्या होता है, डॉक्टर की टीम होती है और एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते हैं, जैसे हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। तो इन नहीं, दैट केस वो डॉक्टर जो है इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म कर देता है,
डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट करता है, बाकी लीगल फॉर्मेलिटीज हम करते हैं। जी सर, वो तो मैं समझ गया। बाई चांस सपोज विलेज के एरिया में है तो मान लो, और वहां पे कोई डॉक्टर बैठा हुआ है छोटे सराउंडिंग में, आपको तो फिर हाँ, यूजुअली ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जो भी बेसिक ट्रीटमेंट है उस डॉक्टर को वहीं देना है, पेशेंट को स्टेबलाइज करना है, फिर पेशेंट को शिफ्ट करना है दूसरे हॉस्पिटल में, और उसको असिस्ट भी करना पड़ेगा मतलब उसके साथ एम्बुलेंस में बैठ के जाना भी पड़ेगा। ओ हम्म, देखो जिस भी हॉस्पिटल के अंदर कोई भी पेशेंट आ जाता है क्रिटिकल, जैसे जैसे क्या है, माइन एज अ कैंसर इंस्टीट्यूट, अब यहाँ पे सडनली ऑल ऑफ सडन यहाँ पे कोई रोड एक्सीडेंट का केस आ जाए, तो इन दैट केस, अब हमारा तो रोड एक्सीडेंट के लिए बना ही नहीं है हॉस्पिटल, तो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करना है, उसके बाद स्टेबलाइज करने के बाद एम्बुलेंस अरेंज करके उसको किसी ऐसे हॉस्पिटल लेके जाना है जहां पर कि उसको ये ट्रीटमेंट मिल सके। और उसके लिए अगर हमारे हॉस्पिटल को मतलब पेशेंट की रिक्वायरमेंट है कि भैया कोई साथ में डॉक्टर चाहिए, तो डॉक्टर अरेंज करना मेरा काम है, तो मेरा मतलब हॉस्पिटल का काम है। हॉस्पिटल को इंश्योर करना है कि वो पेशेंट सेफली उनके दूसरे हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। आर वी क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो नो? चलो। सर वो एमएलसी तो होगा ना सर? हाँ जी, एमएलसी तो होगा ना सर वो? हाँ एमएलसी तो होगा, वो एमएलसी होगा, उसमें आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, बोल दीजिए वही कि वही सर सर। यहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था, हम इसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन पेशेंट को इमीडिएटली हमें शिफ्ट करना है, तो हम शिफ्ट करें, आप वहीं पे आ जाओ, देंगे अपने आप। पुलिस देखो, डॉक्टर का काम क्या है, पुलिस को इन्फॉर्म करना, खत्म बात। या पुलिस पीछे फिरेगी, अब कैसे करना है उनको, ये पुलिस का काम है। बस बस डॉक्टर का काम क्या है, इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म करने का, नो पुलिस अपने आप देखेगी, डॉक्टर का काम है इलाज करना और इन्फॉर्म करना, बस खत्म बात। ओके सर। ठीक है। ओके सर। एनी अदर डाउट? नो सर। नो सर। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, डिफरेंस बिटवीन ईएसआई एक्ट एंड वर्क कॉम्पनसेशन एक्ट। ईएसआई पता है आपको क्या होता है? इकोनॉमिक सोशल, सॉरी, हाँ, इकोनॉमिक सोशल कुछ वीकर सेक्शन के लिए एक वो होता है जिसमें आपको मतलब कुछ 5% ऑफ द बेड जो हॉस्पिटल्स में रहता है, आई एम नॉट श्योर, करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, तो कंप्लीटली उसमें रॉन्ग ब्रदर, कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, ईएसआई ये वो नहीं है। और एनीवन एल्स? ईएसडब्ल्यू है वो, सॉरी, हाँ, वो ईडब्ल्यूएस है, ईएसडब्ल्यू नहीं, ईडब्ल्यू, सॉरी, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस, हाँ, इकोनॉमिक इकोनॉमिक वीकर वीकर सेक्शन, सेक्शन। वीकर सेक्शन, हाँ। एनीवन एल्स, ईएसआई क्या होता है? नो वन हैज एनी आइडिया अबाउट ईएसआई? सर इधर ईएसआई करके एक हेल्थ स्कीम जो होता है वही है क्या? हाँ वही है, वही है, उसी से हाँ हाँ रिलेटेड है, हाँ। बताओ। उसमें हाँ। कुछ सर कैपिंग रहता है ना कि मतलब 2 लाख तक अंदर बेनिफिशियल मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता है, कुछ ऐसा है, प्रीमियम उसका लो रहता है, ऐसा कुछ है। और बताओ। यस प्रियंका, और यू वर सेइंग समथिंग। वही सर एक स्कीम करके पता है मुझे, मतलब इतना डीपली मुझे नहीं पता वो, एक्चुअली कुछ हॉस्पिटल्स वो स्कीम अपने आप दे देता है मतलब। अच्छा अच्छा, अ, देखो आप बात समझो। मैं आपको शुरू से बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले क्या होता था, आपने सुना होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या होता था कि एक आदमी जो एक फैक्ट्री का मालिक है, वो मालिक क्या करता था, अपने मजदूरों को 24 में से 18 घंटे काम कराता था, 16 घंटे काम कराता था। ठीक है, और 16 घंटे काम करा के उनसे मतलब खूब पैसे बनाता था वो। तो क्या हुआ, फिर लोगों को लगा यार ये तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, सरकार को भी लगा ये तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। तो सरकार ने बोला कि अब से 16 घंटे काम नहीं कराएंगे, अब से सिर्फ 12 घंटे काम कराएंगे, 12 घंटे से अगर ज्यादा कोई काम कराएगा कोई भी फैक्ट्री, तो हम उसकी फैक्ट्री को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है। अच्छा, फिर सरकार, फिर धीरे धीरे करके फिर टाइम बीता गया, तो लोगों को, सरकार को लगा कि यार ये तो 12 घंटे भी ज्यादा है, इतना आदमी कैसे काम करेगा। तो 12 घंटे अब से काम नहीं करेगा, अब से वो सिर्फ 8.5 9 घंटे काम करेगा, इससे ज्यादा काम नहीं करेगा। ठीक है।
और अगर आप 12 घंटे काम कराना चाहते हैं तो उसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ओवर टाइम का पैसा भी देना पड़ेगा। चलो ठीक है। इसके बाद में सरकार को लगा कि यार ये लोग इतनी 8-9 घंटे का काम करते हैं, ठीक है, इनको बीमारियां, फैक्ट्री में बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, बीमारियों से ये मर जाते हैं, ठीक है, और इनको पैसा तो बहुत कम मिलता है, ठीक है, और एक घर में कमाने वाला और 5 उसके पीछे, ठीक है, तो इनके खाने पीने की जरूरत ही पूरी हो जाए, उतना ही तो वो कमाता है। अगर ये बीमार पड़ जाएगा तो ये भैया इसके तो घर वाला सब बिक जाए, घर बार सब बिक जाएगा, ये तो मर जाएगा। तो फिर उनको लगा कि भाई एक काम कर सकते हैं कि भैया इनको सबको कुछ हम इंश्योरेंस दिला देते हैं कि भाई एक काम करो। आप कौन बोल रहे हैं? अभिषेक प्लीज पीछे से बंद कर दो। चलो मैंने म्यूट कर दिया आपको। हाँ, तो उसको क्या लगा, क्या नाम है इसका, क्या बताता हूँ आपको। वही कंपनी जो स्कीम देते हैं। हाँ हाँ, तो फिर कंपनी को इंश्योरेंस। हाँ, तो एक सरकार को तरह का क्या लगा, इंश्योरेंस दे रहे हैं ना सर। हाँ, सरकार को क्या लगा कि भैया हम इनको इंश्योरेंस देते हैं, पर कैसे दे उसका खर्च चलो सरकार को ही करना पड़ेगा, कैसे दे कैसे हम्म। दे। तो फिर उनके दिमाग में एक स्कीम आई। सरकार ने एक एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में बोला, हर कंपनी को बोला कि भाई ये हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी है ESI करके। हर कंपनी को बोला कि तुम एक काम करो, जितनी भी सैलरी है तुमने इसको देनी है, सपोज करो 50,000 रुपये सैलरी देनी है, तो आप एक काम करोगे, आपको इनकी सैलरी से 10% काटना है, ठीक है, 10%। तो 10% 50,000 का कितना होगा? 5,000 रुपए। और उतना ही पैसा आप भरोगे। उतना ही पैसा क्या करोगे? आप भरोगे। किसको दोगे? इस ESI को दोगे, ठीक है। और ये आदमी अब जो जो एम्प्लॉय है वो ESI में एनरोल हो जाएगा। तो उसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब ये ESI, जब ये आदमी अगर बीमार पड़ता है तो ये ESI के पास में जाए और कहे कि मेरा इलाज कराओ, तो इलाज कराने की सारी जिम्मेदारी और खर्चा जो है ESI को उठाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? Yes, can you hear me now? यस सर। अरे भाई किसने डिसेबल कर दिया? हाँ, तो ESI समझ में आ गया सबको? ESI क्या होता है? जी सर। हाँ सर। ESI का समझ में आ गया, ठीक है। सरकार ने अब कोई सरकार की बात क्यों मानेगा, ठीक है, जब कहीं लिखा होगा तो सरकार ने उसके लिए एक्ट पास किया था, ठीक है। इसीलिए हर हर ऑर्गेनाइजेशन को
हर ऑर्गेनाइजेशन को ईएसआई से कंप्लाई करना होता है। ठीक है, अब एक चीज आई कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो दो तरह के एम्प्लॉयज होते हैं, एक हाईली पेड एम्प्लॉयज होते हैं, एक मिडिल पेड एम्प्लॉयज होते हैं, और एक लो पेड एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है, हाईली पेड एम्प्लॉयज वाला तो क्या करता है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेके ले लेता है। ठीक है, मिडिल वाला भी लेके रख लेता है, ये लो पेड वाले जो है ना ये नहीं लेते हैं। ठीक है, सो ये जो स्कीम एप्लीकेबल है, मतलब इन्होंने ना मतलब डिटेल्स दी हुई है कि भाई मतलब जितनी जिसकी सैलरी इतनी है, ठीक है, एक्स अमाउंट है, वही लोगों को कंपल्सरली कंपल्सरली ईएसआई में रजिस्टर कराना है। किसको? उस पर्टिकुलर कंपनी को जिसके अंडर ये एम्प्लॉयज काम कर। ठीक है, तो ईएसआई का क्या हो गया, खर्चा भी हो गया इनका, हाँ या ना भाई। ईएसआई में एम्प्लॉय में 50,000 में से 5,000 रुपए काट के भरने हैं। किसको? मतलब क्या है, जैसे बोलते ना 50,000 रुपए सैलरी है और 5,000 रुपए कटेंगे, वो काट के हम किसको देंगे? सरकार को, ईएसआई को देंगे। सरकार भी है। ठीक है, ये देगा कौन? ये जब वो सैलरी देंगे, देने से पहले काट के देंगे ये सब। हम्म। ठीक है, और उतना ही पैसा अपनी जेब से किसको लगाना है? एम्प्लॉयर को। तो एम्प्लॉयर को तो एक एम्प्लॉय 55,000 रुपए का पड़ा, आया ना? आ रही है बात समझ में आपको? हाँ सर। ठीक है, इसी को बोलते हैं सीटीसी, कॉस्ट टू द कंपनी। ठीक है, और कॉस्ट कितनी बड़ी? 55,000 की। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में सैलरी जो जो एम्प्लॉय को मिली थी वो कितनी थी? 45,000 रुपीज। सो उसी को बोलते हैं इन हैंड सैलरी। ठीक है, ओके। आप भी क्लियर विद दिस? हाँ सर। ऐसे ही कई सारे एक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए होते हैं। ऐसे ही एक बना हुआ है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। तो पहले क्या हुआ कि भाई कोई भी अच्छी कंपनी अपने आप को मतलब क्या करती थी, उसके साथ कोई लंबा किसी ने काम किया, बहुत लंबे टाइम तक काम किया, ठीक है, तो वो जो एम्प्लॉयर होता था जिसने काम किया है उसके साथ में, वो एम्प्लॉयर उसको पैसे दे देता था कि भाई ले तू पकड़, कि भाई तूने इतने साल काम किया, चल तेरे को हम तेरे को एज अ ग्रेटिट्यूड हम तेरे को 5 लाख रुपए दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि उस पर्टिकुलर कंपनी में वो कोई भी एम्प्लॉयज को लगता था यार यहाँ पे काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो अगर आप छोड़ के जाते हो तब भी आपको पैसे देते हैं वो आपको। तो इसी को बोलते थे ग्रेचुइटी। अब क्या हुआ, सरकार को लगा कि यार ये सब चीज जो है ये तो हर कंपनी को करनी चाहिए, तो उन्होंने एक एक्ट बना दिया, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, और उसमें लिख दिया कोई भी एम्प्लॉय जिसने कम से कम 5 साल एक कंपनी में काम किया है उसको ये चीज करनी, उसको पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी देनी ही है उसको। आर वी ऑल क्लियर? यस ठीक सर। है, यस सर। उसको बोलते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं ईएसआईसी एक्ट, है ना, ईएसआईसी एक्ट। तो सर वो ऐसे ग्रेचुइटी वाला एक्ट, जो है 5 साल के बाद जो मिलता है हम लोगों को, तो उसमें क्या सर वो पैसा मिल सकता है हम लोगों को? सॉरी, जैसे 5 साल के बाद ग्रेचुइटी जो मिलते हैं हम लोगों को जॉब में, ठीक ठीक है, तो हाँ वो हाँ। हम उसको निकाल सकते हैं क्या? नहीं नहीं, सुनो सुनो, वो आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही मिलेगा, या तो आप कम से कम 5 साल काम कर लो, जब आप छोड़ के जाओगे तब मिलेगा आपको। अगर सपोज करो आपने 4 साल काम किया तो नहीं मिलेगा, लेकिन सपोज करो आपने 6 साल काम किया तो मिलेगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, हाँ, तो मैं एंड इट वो इज कंपनी छोड़ू मैंडेटेड बाय लॉ, तो फिर तो मुझे वो मिलेगा पैसा आपको, मिलेगा राइट? लेकिन कम से कम 5 साल काम किया होना चाहिए आपने उस पर्टिकुलर कंपनी। हाँ जी। ठीक है, अब अब एक बात बताओ मेरे को, कॉमन सेंस से बताओ, एक जो कंपनी है जिसने की पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी का भी पैसा देना है, ठीक है, तो अब ये क्या करते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी बनाते हैं, जैसे 50,000 रुपए सैलरी थी, तो 5,000 रुपए को ईएसआई के भरने पड़ गए, और फिर वो क्या करते हैं, अलग से
अलग से और 2-3 हज़ार रुपए और अलग से हर महीने जो है उसके नाम के अलग से निकालते रहते हैं कि भाई जब ये रिटायर होगा तो हम ये जो ग्रेचुटी 2-2 हज़ार रुपए में इकट्ठे कर रहे हैं, 2-3 हज़ार रुपए, ये ग्रेचुटी के टाइम पे इसको सारा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कॉस्ट टू द कंपनी कितनी हो गई? 50,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, 57,000 हो गई कॉस्ट टू द कंपनी सीटीसी। और इन हैंड सैलरी कितनी हो गई? 45,000। आई बात समझ में? सर पीएफ जो बोलते हैं वही है, वो भी ऐसे नहीं ही है नहीं, ना? हाँ वो भी है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो सरकार को एक बात और लगी कि यार एम्प्लॉयज को सडनली किसी पैसे की जरूरत भी पड़ सकती है, ऑल ऑफ सडन भी किसी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो एक काम करते हैं, एम्प्लॉय से लेंगे 2,000 रुपए, 3,000 रुपए एम्प्लॉय से लेंगे, 3,000 रुपए किससे लेंगे? एम्प्लॉयर से लेंगे, और एक ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भर देंगे। जब हम्म अगर जैसे बच्चे की शादी करनी हो, घर बनाना हो, ऐसा कोई खर्चा होगा, तो भैया मोटा मोटा, या घर में कोई बीमार बीमार पड़ जाए उसके लिए और कुछ करना, वैसे बीमारी का होता नहीं है, बट बीमारी के लिए तो स्टेट इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, पर मतलब अगर कोई ऐसा खर्चा है, जैसे भी कोविड का खर्चा आ गया था एकदम से, कोविड में सबका ठप हो गया था काम, तो इन दैट हम्म। केस आप क्या कर सकते हो, उसमें आपका जितना पैसा इकट्ठा हुआ है उसमें से कुछ अमाउंट आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं कंटिजेंसी अमाउंट। तो अब क्या हुआ, 50,000 रुपए उसकी सैलरी थी, 5,000 रुपए उसको ईएसआई के देने पड़े, 2,000 रुपए उसे ग्रेचुटी के अलग से निकाल के रखने पड़े, और 3,000 रुपए इस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के। तो उसकी कॉस्ट टू द कंपनी कितनी हो गई? 60,000। लेकिन 3,000 रुपए वहां से भी गए थे, तो इन हैंड सैलरी कितनी हो गई? 42,000 रुपए। आई बात समझ में आपको? जी सर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? साथ साथ चलो, बात करते जी करते सर। हमने आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दिया, व्हाट इज सीटीसी एंड व्हाट इज इन इन हैंड हैंड सैलरी, सैलरी। यही बेवकूफ ही बनते हैं सर वो। सीटीसी इतना है ज्यादा देख के खुश हो जाते हैं, बोले कि सर सीटीसी देख लोग। के खुश तो हो जाते हैं, फिर बाद में हाथ में कुछ आते तो हम परेशान होते हैं कि इतना कम पैसा कैसे आ इतना कम गया। कैसे आया, वो ऐसा होता है। ठीक हाँ। है, इसलिए जब भी आप किसी भी कंपनी में निगोशिएट कर रहे हो, तो आप उनसे सीधे सीधे पूछो इन हैंड सैलरी कितना दोगे भैया। वो बताओ, मुझे ये जी मत सर। बताओ कि इतना मतलब, ये कॉस्ट टू द कंपनी में बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार कंपनीज क्या करती हैं, वो बताती हैं कि भाई अगर आप अच्छा काम करोगे, पीएलबी बोलते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड बोनस। ठीक है, अगर आप अच्छा काम करोगे तो हम आपको 5 लाख रुपए और दे देंगे। मतलब क्या है, मतलब ये है कि 5 नहीं, मतलब 6 लाख रुपए, मतलब 50,000 रुपए हर महीना एक्स्ट्रा देंगे अगर आप अच्छा काम करोगे तो। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, सीटीसी का पार्ट बना देते हैं। ठीक है, सीटीसी कितना हुआ, 50,000 रुपए और ऐड हो गए, तो आपको सीटीसी दिखाई देगी 1 लाख रुपए, तो 1,10,000 रुपए, 50,000 रुपए ये। लेकिन ये डिपेंड करता है किस बात पर, ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आपने काम कैसा किया। ठीक है? आपने काम कैसा किया, ये इस बात पर डिपेंड करता है। सर ये इसको पीएफ के इसका, लिए भी मिनिमम सैलरी होता है ना सर? हाँ इसके लिए भी होता है कि भाई कई कई जो होते हैं ना, जो एडवांस जिनकी ज्यादा सैलरी होती है उनका नहीं कटता। हाँ। हम्म। अच्छा ऐसा होता है क्या सर, बस पीएफ मतलब हाई एंड सैलरीज पीपल को नहीं कटता है? वो हाँ, इसलिए नहीं जो कटता क्योंकि टैक्स पे जिसकी करते हैं ना हाई उनके लिए सैलरी पीएफ है, नहीं होता। जो हाई एंड सैलरी वाले होते हैं, वो क्या होता है, पढ़े लिखे होते हैं यूजुअली, है ना। तो हाँ उनके लिए क्या होता है कि वो अपनी सेविंग्स वगैरह करके रखते हैं। अब जो गरीब आदमी हाँ होता है, वर्कर किस्म का आदमी होता है, उसमें इतनी फाइनेंशियल नॉलेज होती नहीं है हाँ 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 हाँ। ना। सो ये इशू होता है उनके साथ। तो डीआरएन अलाउंस बोल के भी एक होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी तो देखो इसमें पड़ता है ना डीएमएस सीटीसी। अलाउंस, डीएमएस अलाउंस अलग चीज है। क्या होता है, अच्छा। जैसे नौकरी नौकरी देखो, जैसे एक कंपनी को अपना काम कराने के लिए किसी नौकर को रखना होता है, ऐसे ही सरकार भी बहुत सारे काम करती है, तो उनके लिए भी उनको लोग चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो सरकार है वो अपने एम्प्लॉयज को क्या देती है, सैलरी देती है। ठीक है, जो सैलरी देती है
ठीक है। अब सरकार के जो एम्प्लॉयज हैं वो तो बहुत सारे होंगे, हाँ या ना? हाँ जी। हेलो, हाँ जी। गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होंगे वो तो बहुत सारे होते हैं, मतलब लाखों में होते हैं एम्प्लॉयज, है ना? और एक कंपनी के कितने एम्प्लॉयज होते हैं? हजारों में होते हैं, 2-4 हजार ही होते हैं, ज्यादा इससे ज्यादा तो नहीं होते ना, 5-7-10 हजार से ज्यादा नहीं होंगे, है ना? अब कंपनी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है, उन सब की जो सैलरी है, सैलरी को एक साथ डिसाइड करती है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर अब उनको टाइम टू टाइम सैलरी को बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। जब सैलरी को बढ़ाना पड़ता है तो वो ये कहते हैं ये सैलरी तुम्हारी बेसिक सैलरी तो इतनी है, ठीक है। अब हम आपको टाइम टू टाइम बढ़ाने के लिए हम एक चीज करते हैं, हम आपके ये करते हैं, आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए, हम डीए को चेंज करते रहेंगे जब भी आपकी सैलरी थोड़ी बहुत बढ़ानी हो। तो सरकार क्या करती है, हर 6 महीने में डिपेंडिंग अपॉन कितनी महंगाई है, कितना इन्फ्लेशन है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंगली उस डीएनएस अलाउंस को बढ़ा देती है, कम कर देती है। कम तो खैर नहीं करती, ऑब्वियसली बढ़ाती ही है, हमेशा बढ़ाती ही है, ठीक है। कम तो आज तक खैर कभी किया नहीं, पर कम भी कर सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकती है, कम भी कर सकती है, ठीक है। बट तो इसी को बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, समझ में आ गई बात ये? अब क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट होती है कई सारी, ठीक है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे होम मिनिस्ट्री, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, जैसे इंडियन रेलवेज, ये क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। अब गवर्नमेंट दूसरे टाइप की होती है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे यूपी गवर्नमेंट, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट, जैसे पंजाब गवर्नमेंट, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट। अब हरियाणा गवर्नमेंट के लिए जो आदमी काम करता है उसको बोलेंगे हरियाणा गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज के लिए डीए जो अनाउंस करती है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल होता है। ऐसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज के लिए बोलती है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम डीएनएस अलाउंस 46% देंगे, ठीक है। तो सिर्फ यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल होगा, वो हरियाणा गवर्नमेंट के लिए, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। आरबी ऑल तो क्लियर सर ये दिस? कब मिलता है, मतलब रिटायरमेंट में मिलता है डीआरएम अलाउंस? नहीं नहीं, साथ साथ मिलता है आपको सैलरी में। जैसे सपोज करो आपकी आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए, ठीक हाँ है। जी। और सरकार बोल रही है कि उस पे आपको 46% क्या मिलेगा, डीए मिलेगा। तो आपकी बेसिक अच्छा। सैलरी प्लस 46% कितना हो गया, 1 लाख प्लस 46% इज इक्वल्स टू 1,46,000 आपको सैलरी मिल जाएगी, ये तो सही है सर, मतलब डीआरएम ठीक है। अलाउंस तो फिर सरकारी उसमें मिलता है ना, प्राइवेट अरे में तो तो फिर मिलता ही नहीं। आप समझो, तो उसमें क्या होता है ना, मतलब आप समझो, ये तो मैं 1 लाख रुपए सैलरी बोल रहा हूँ, अगर किसी किसी आदमी की सैलरी 50,000 है, ठीक है, हम्म, तो उसको हम्म, 24,000 रुपए करीब मिल जाता है, 23-24 हजार के आसपास मिल जाता है। तो पचास नहीं और एक्चुअली, 23 73 हजार रुपए। लेकिन एक्चुअली सर जो मतलब मेरे हमारे फादर का जैसे स्टेट गवर्नमेंट में रिटायर्ड है, तो इन लोगों को डीए जो इन लोगों का केस चल रहा है, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट दिया नहीं है और अभी भी वो पेंशन भी काट के दे रहे हैं, मतलब वो डीए भी नहीं दे रहे हैं, तो उसके ऊपर केस चल ठीक रहा ठीक है, ठीक है। नहीं वो तो चीजें चलती रहती है, ये तो एक समझ में नहीं, 10 सेकंड। है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आपके फादर का जो भी था, ये तो इश्यूज चलते ही रहते हैं, इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है कि भाई उन्होंने डीए इस बार का नहीं दिया, उस बार का नहीं दिया, ठीक है। तो ये इश्यूज चलते रहते हैं, मतलब दिस इज अ वेरी हाँ कॉमन मतलब थिंग, वो जो ममता होता ही बनर्जी रहता है। गवर्नमेंट दे ही नहीं रहे हैं, बोल रहे कि हम देंगे ही नहीं, पेंशन दे रहे, वही बड़ी वो बात है। वो इसलिए नहीं देते, वो इसलिए नहीं देते, देखो सिंपल बात है, हर गवर्नमेंट को, जो भी जितनी भी हम्म, गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है, हम्म, हम्म, जितनी भी इंडिया में गवर्नमेंट्स हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन हम्म, सबका और लोकल गवर्नमेंट्स भी होती हैं, जैसे एमसीडी, जैसे हम्म, बीएमसी, ठीक है, हम्म, जैसे हम्म, चेन्नई कॉरपोरेशन, मतलब हम्म, चेन्नई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। हम्म, हम्म, तो तो ये जो कॉरपोरेशंस होती हैं, हर हर किसी का, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हम्म, पैसा कहाँ से आता है, टैक्स से आता है,
ठीक है। अब क्या हम्म, होता है, जो टैक्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये सारे टैक्सेस कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे कि इनकम टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, हम्म, हम्म, आई बात समझ में आपको। तो हम्म, ऐसे ही एक्साइज ड्यूटी कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हम्म, पेट्रोल पर भी टैक्स कलेक्ट करता है। अब पेट्रोल की बात है, पेट्रोल पे दोनों दोनों टैक्स कलेक्ट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और हम्म, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों करते हैं। हम्म, तो ये लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, किस पे कौन कैसे क्या करेगा। ठीक है, तो इससे उनके हम्म, पास पैसा इकट्ठा हुआ। ठीक है, अब उनको कई हम्म, सारे स्कीम्स चलानी होती हैं कि भाई ये फ्री ले लो, वो फ्री ले लो, वो योजना फ्री ले लो, खाना फ्री ले लो, पानी फ्री ले लो। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, उनका खर्चा हो जाता है। हम्म, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी देखना है, ये भी करना है, वो भी करना है। इससे क्या होता है, इनका ज्यादा खर्चा हो जाता है। खर्चा हो जाता है तो क्या होता है कि इनके पैसे की कमी होती है। पैसे की कमी होती है तो क्या होता है, पैसे की कमी होने के तुरंत बाद इनको क्या करना होता है, मतलब फिर ये कहीं ना कहीं से पैसे बचाने की सोचते हैं। पैसे कहाँ से बचाएं, भाई एम्प्लॉयज का भी डीए रोक लो। हम्म, ठीक है, ये यूजुअली सिनेरियोज बनते हैं। फिर हम्म, क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई ये जब तक लड़ेंगे झगड़ेंगे, कोर्ट का केस होगा, कोर्ट का केस होने तक क्या है, हमारी सिचुएशन अलग हो जाएगी। 6 साल बीत चुके होंगे, 6 साल बाद में इनको सारा पैसा दे देंगे हम। तो धरना देते हम्म, हैं, बात करते हैं, ये है, वो चलता रहता है। तो these things keep on happening। ओके। ठीक है, आर बी ऑल क्लियर, आपको क्लैरिटी आई, ईएसआई, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, ईपीएफ। ठीक है, यस सर, जी अब यस सर, इसे, जी ठीक है, सर, मतलब इट वाज, आई होप इट वाज फ्रूटफुल टू यू, ऑल ऑफ यू। यस नो सर, सर, यस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हमने इस बारे में डिस्कशन किया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, जी सर। हाँ या ना। हम्म, बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है इसके बारे में, जी कंज्यूमर जी जी। प्रोटेक्शन एक्ट, और इसके नोट्स वगैरह हमने खूब डिटेल में देखा है। हम्म, ठीक है, ये नेक्स्ट हम्म, क्वेश्चन भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी हम इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बाद में करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन डिफरेंट मार्केट कंडीशंस, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। ठीक है, हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स इन हेल्थ, हमने ये बात किया था, यही परमानेंट कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जी ठीक जी है, ये जी। सब बात किया था हमने। मेडिकल नेग्लिजेंस, कंसेंट, कि भाई को पेशेंट अगर मरने की हालत में है, हॉस्पिटल में पहले से ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। सो यही है हम्म, मेडिको लीगल जो एस्पेक्ट्स है हेल्थ। जैसे मेडिको हम्म, लीगल केस, कोई गन शॉट केस आ जाए, कोई रेप केस आ जाए, कोई लड़ाई हम्म, झगड़े का केस आ जाए, कोई हम्म, मतलब उससे गिरने का, ये हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन किया जाता है। जी जी हाँ, है ना। जी मैम, जी सर। अच्छा, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। डू यू थिंक एनजीओज हैव एनी रोल टू प्ले इन हेल्थ केयर सिस्टम, जस्टिफाई हाउ डू एनजीओज प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग। बताओ, कोई आंसर बता सकता है इसका। जी सर। NGO बताइए also क्या plays करते an हैं। important NGO also plays an important role in the healthcare system as well in the society. By there are plenty of NGOs who are opening up setups like hospital setups and giving free this one treatment, as well as there are multiple surgeries which are done in free of cost. Second of all, the वेरी NGOs गुड, also वेरी गुड, वेरी गुड, there's NGOs also वेरी गुड। इसके अलावा भी कई सारी चीजें करते हैं, बड़ी छोटी छोटी हाँ चीजें सेक्स करते हैं। एजुकेशन जैसे करते हैं, सेक्स एजुकेशन करते हैं, वेरी गुड। करते फ्री के फिर कॉन्डम्स बांट दिए। ठीक है, हाँ वो सब लोगों हो की गया। काउंसलिंग कर दिया। ठीक है, अवेयरनेस करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं कि अवेयरनेस चाइल्ड कर लेबर दिया। के बारे में, हाँ ठीक चाइल्ड ठीक है, लेबर के तो इन बारे सब में चीजों फिर के बारे में क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत अच्छा काम करते हैं। आई थिंक यू हैड बहुत अ अच्छा फेयर करते आइडिया अबाउट ऑल दिस थिंग्स। हैं जी ठीक है, वो लीगल प्रॉब्लम्स इन रिलेशन टू हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ लीगल एंड एथिकल इश्यूज इन हेल्थ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये हमने बात डिस्कशन, अगेन ये सेम ही चीज है, मेडिको लीगल केस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, जी। हेल्थ आपने इंफॉर्मेशन की से, आपने आपने वो मेडिकल लीगल केस में मेडिकल नेग्लिजेंसी का भी कोई एक केस बताया था, जैकब होरा, मुझे पता नहीं भूल गया मैं, जिसमें हाँ, बहुत जेकब अच्छा मैथ्यूज एक्ट है। वर्सेस स्टेट ऑफ जैकब मैथ्यूज, पंजाब। हाँ जो बहुत अच्छा केस है, जो अभी सब डॉक्टर्स को पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि दे कैन नॉट बी हैरेस्ड बाई एनी patient or patient family or any political influences चलो, as गुड per गुड, them. आई होप, मतलब दैट्स रियली नाइस थिंग दैट यू रिमेंबर ऑल दीस थिंग्स, बिकॉज़ यूजुअली डोंट रिमेंबर दैट। ओके, आई एम हम्म, हैप्पी टू नो दैट। चलो ठीक है, हेल्थ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्या है भाई, कि भाई पेशेंट की हेल्थ इंफॉर्मेशन वो नहीं करनी है, रिवील नहीं करनी है। मेडिकल रिकॉर्ड्स को डॉक्टर को कम से कम ओपीडी पेशेंट के 3 साल तक संभाल के रखना है हॉस्पिटल के अंदर।
और आईपीडी पेशेंट है तो कम से कम 5 साल तक, और मेडिको लीगल केस है तो लाइफ टाइम तक। सिंपल बता रहा हूँ, वैसे एक्चुअल रूल ये है मेडिको लीगल केस का 10 years और अंटिल द डिस्पोजल ऑफ द मैटर, ठीक है। वैसे प्रैक्टिकली ये थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली लाइफ टाइम के लिए रखना है, सिंपल बात। आर वी क्लियर विद दिस? जी सर। ठीक है, हमें समझ में आ गया ये वाला। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, देयर हैज बीन अ डिबेट ऑफ वेरिंग प्राइसेस, दैट अ थ्योरी ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग वाला हम बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने नहीं पढ़ा, एमटीपी हमने पढ़ लिया है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों सेम ही है, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, वैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा है, जिसमें कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले जो क्लॉजेस हैं, जो बातें हैं, वो सारी क्लियर अप हो जाती है। हमने थोड़ा बहुत क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में जान लिया, फंक्शनिंग ऑफ हॉस्पिटल्स के बारे में जान लिया। ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट में क्या होता है देखो, समझ लो थोड़ा सा। हर हर हाँ, ये एक वो दिया हुआ है, मतलब ये हमारे कानून में लिखा हुआ है कि कोई भी फैक्ट्री, पहले फैक्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में होती थी क्योंकि फैक्ट्रीज ही होती थी, तो फिर बाद में फैक्ट्री का नाम बदल के कंपनी कर दिया। कोई भी कंपनी जिसके अंदर जो भी जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, वहां पे उनकी एम्प्लॉयज की अपनी ट्रेड यूनियन हो सकती है अपने एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो ये वही ट्रेड यूनियन एक्ट है। अब क्या होता है, ये हॉस्पिटल्स में भी ट्रेड यूनियन होती है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग बार बार स्ट्राइक करते हैं, ये करो हमको, हमको हमारे पैसे इतने बढ़ाओ, और वो लोग काम नहीं करते हैं, ठीक है। ट्रेड यूनियन प्रॉब्लम्स इज अ वेरी वेरी मतलब प्रॉब्लमेटिक थिंग, और ये स्पेसिफिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कहाँ पर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जी। ठीक है। डब्ल्यूसी एक्ट, वर्क कॉम्पनसेशन एक्ट, ठीक है, कि भाई जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलना चाहिए। आईडी एक्ट मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट मतलब कोई इंडस्ट्री में अगर डिस्प्यूट हो जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना, मतलब उसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके रिलेटेड है। ये पहले फैक्ट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में होता था, बट अगेन पहले फैक्ट्रीज होती थी, अब क्या वो क्या कॉन्टेक्स्ट बन गया उसका, कंपनी का कॉन्टेक्स्ट बन गया इसका, ठीक है। मैंने हॉस्पिटल एम्प्लॉयज के लिए मैंने बता दिया आपको, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट किस लिए होता है? इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट किस लिए होता है कि भाई लोगों को इक्वल रेम्यूनरेशन मिल सके। अगर कोई फीमेल और मेल, या एक आदमी, दो आदमी एक जैसा ही काम कर रहे हैं, तो दोनों को इक्वल रेम्यूनरेशन इक्वल मिलना चाहिए। रेम्युनरेशन बना, जेंडर बायसिटी नहीं होना चाहिए, हाँ, फेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स का हम ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं बात करके कल आपकी क्लास फिर से रखकर आपको इकोनॉमिक्स के कुछ फंडामेंटल्स कुछ बता दूंगा, इकोनॉमिक्स या लॉ का जिसका भी रहेगा मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है। आर वी ऑल क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। ठीक है, चलिए। सर एक डाउट ओके, था मेरे को, हाँ बताओ बताओ थोड़ा सा प्लीज। नॉट बियॉन्ड, नॉट ऑन द हम्म, टॉपिक, इट्स समथिंग लाइक बताओ। रिगार्डिंग इंश्योरेंस टीपीए। हम्म, बेसिकली ये 72 आवर्स प्रायर इंटीमेशन देना पड़ता है अगर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, इफ देयर इज ए प्लान सर्जरी, राइट? हम्म, तो ठीक उसके है। लिए सपोज सपोज एक पेशेंट जिसका फॉर एग्जांपल अभी, मतलब ये लाइव एग्जांपल है, मेरे ही केस है। जैसे मेरे मदर का फ्रैक्चर हुआ हाथ, ठीक है, तो द हम्म, डॉक्टर है डिसाइडेड टू टेक द इमीडिएट एक्शन टू गो फॉर ए हम्म, प्ले, ये मतलब प्लेट प्लेट डालने के लिए, ठीक है। ठीक है। But since she has got comorbidities with diabetes and cardiac issues, so they decided to wait for 2-3 days to maintain and the vitals, and so that the anticoagulants and platelet aggregators need to be stopped, and after that to get the HbA1c into the normal somewhat downwards, because it was 9.75, क्रिएट लेवल भी थोड़ा बढ़ा हुआ था, 1.16 था और फास्टिंग भी और पोस्ट पेरेंटल भी थोड़ा बढ़ा हुआ था, आरबीएस वगैरह सब कुछ बढ़ा हुआ था, एलिवेटेड था। सो दे डिसाइडेड टू गो फॉर आफ्टर 2-3 days, ऐसा है कि नॉर्मलाइज करके इंसुलिन डाल के, और वो प्लेटेड एग्रीवेटिव जैसे प्लानिक्स है, डेप्लेट है, वो सबको बंद करके। तो दे मेड अ बिल ऑफ 90,000, but the insurance company gave me only 73,000 rupees approval, and stating that they have not paid the rest 17,000 just because of it is a क्या बोला उसकी को पेमेंट। बट मेरा तो प्योर कैशलेस है,
यानी प्योर कैशलेस नहीं, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें, उसमें कहीं ना कहीं क्लॉज लिखा होगा को पेमेंट का, ठीक है, उसमें को पेमेंट का क्लॉज लिखा होगा, इसीलिए उन्होंने डिडक्ट करा है, ठीक है। आपको जो चीजें बताई जाती हैं और जो आपसे साइन कराई जाती हैं, दोनों सेम नहीं होती हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपको ये स्कीम बेची, क्योंकि हाँ कैशलेस है, ये है, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, आप देखिए उसके अंदर कोपे का क्लॉज है कि नहीं है। अगर क्लॉज है, इन केस अगर क्लॉज है, तो भैया मतलब आपको पे करना ही पड़ेगा, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और अगर को पे का क्लॉज नहीं है, तो नहीं है सर। मैं वेबसाइट बता देता हूँ, चलो ठीक है, वेबसाइट बता देता हूँ अपनी। ये प्रॉब्लम जो है इंश्योरेंस समाधान करके एक वेबसाइट है, वहां पे जाकर के बता दीजिए, वो अपने आप लड़के आपको पैसे दिलवा देंगे। ओके, बिकॉज ये मेरा मेडियासिस न्यू इंडिया एश्योरेंस का है, टाटा का, तो वो नहीं वो कैशलेस ही ठीक है, होता वो है। मैं समझ गया, मैंने आपको बता दिया कैशलेस हम्म, होता है। आप पहले अपना, आप उनके उनके को क्या पेमेंट पे बोलते हैं, उस नहीं है पर सर। बात कीजिए। सुनो सुनो, ठीक है। आपको क्या काम करना है, आप उनके उस पर बात कर लें, क्या बोलते हैं उनके, क्या बोलते हैं इसको, कॉल सेंटर, उनके कॉल सेंटर एनजीओ। पे बात कर लें, कॉल सेंटर पे बात करें और उनको बोल दीजिए कि मेरा और आपका जो भी डिस्कशन हो रहा है, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। आप फिर ठीक है। उनसे डिस्कशन कीजिए, फिर वो बताएंगे आपको कि आपका कोई कोपे है कि नहीं है, ठीक है। तो आप उसी वक्त साथ में अपना डॉक्यूमेंट लेके बैठे और देखिए, काहे कि मुझे दिखाइए कहाँ पे लिखा है, कौन ठीक से है। क्लॉज में लिखा है कोपे है, तो फिर आपको बताएंगे कि हाँ क्लॉज में है। तो अगर दिख जाएगा तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, नहीं दिखता नहीं, तो मैंने फिर बात आप किया उनसे बात करो। मैंने बात किया उन लोगों को, जो हमारा जो नंबर दिया जाता है ना टीसीएस पोर्टल में, तो ठीक जो है, मीडिया असिस्ट का है वहाँ पे बात किया, तो उन लोगों ने बोला कि सर सिंस कि आपका ये जो डिस्चार्ज हमारी जो दिया गया था कि ये प्लान था, तो मैंने बोला सर ये जो ट्रॉमा केस है तो अनप्लान्ड सर्जरी इमीडिएट करना था, नहीं पंक्चर वुंड था। एक सेकेंड पहले ये बात समझ लो, प्लान्ड और अनप्लान्ड आपने कब बताया कब नहीं बताया, इससे मैटर नहीं है इस बात का, ठीक है। क्लियरली बता दूं मैं आपको, इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका कोई रिलेशन ओके। नहीं है। देखो, व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, आपका और इंश्योरेंस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, इस कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग है, और उसमें ये कंडीशन नहीं होती है कि आपको इतने पहले इन्फॉर्म करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है उसके अंदर। अगर आपने नहीं भी इन्फॉर्म किया, ठीक है, तो क्या आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी, ठीक है, ठीक। ट्रीटमेंट की जरूरत तो तब भी थी। तो आपको क्या है, आपकी ट्रीटमेंट की जरूरत बताई आपने, उनको पैसा देना है, बात खत्म हो गई। आपने ये थोड़ा बताया कि मुझे मतलब अगर अगर आपकी कोई प्लान सर्जरी है तो मुझे इतना टाइम पहले बताना पड़ेगा, ये लॉजिक नहीं है, ठीक है। नहीं पता, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मुझे नहीं पता ओके। कैसे करते हैं, बात खत्म हो गई। मुझे तो फिर बाद में किसी ने बताया तो मुझे पता चला। तो मैं बता दूं आपको, ये वाला क्लॉज तो हो ही नहीं सकता, कोपे वाला क्लॉज होता है, तो वो आपको अपना देखना है, ठीक है ना। लोग जो बोलते हैं वो झूठ बोल के आपको आपको बेचते हैं, ठीक है। आपको ये देखना है कि भैया हमको इस चीज का हमको इस चीज का अपना अपने आप ध्यान रखना है कि भाई ये सब चीजें हैं कि नहीं, ठीक है। आप उनसे बात कीजिए, आई एम क्वाइट श्योर कोपे वाला क्लॉज होगा और आपने देखा नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब वो कोपे वाला जो क्लॉज होगा उसको आप उनसे पूछिए कहाँ लिखा है, अपना अपना जो आपका जो वो है, उनसे डॉक्यूमेंट मांगिए कि भैया मेरी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट दीजिए, स्केड्यूल दीजिए, पूरा डॉक्यूमेंट दीजिए। वो डॉक्यूमेंट जो है आप उनको देंगे। हाँ, आप मैंने उनसे ये भी। पूछिए, नहीं सुनिए, हाँ बोलो, उनसे पूछिए कहाँ लिखा है ये, तो आप देखिए अगर हाँ। लिखा है तो लिखा है, नहीं लिखा तो फिर तो आप उसके लिए मैंने बता दिया, इंश्योरेंस समाधान करके वेबसाइट है, वहां जाइए, वहां पे अपनी ये प्रॉब्लम सारी डिटेल में लिख दीजिए। ठीक है, मैंने उन लोगों को बोला भी था, तो उन लोगों ने बोला ठीक है सर, हम लोग इमरजेंसी केस पे ट्रीट कर लेंगे, बिकॉज ये हॉस्पिटल वालों ने थोड़ा सा जो आपका डिस्चार्ज हमारी थे उसमें थोड़ा मतलब कि एग्जैक्ट क्लियर नहीं किया। तो ओनली थिंग इज द हॉस्पिटल नीड टू गिव अस ए जस्टिफिकेशन लेटर अरे अलॉन्ग विद मुझे द एक बात डॉक्टर्स समझ नहीं आई, प्रेस्क्रिप्शन। आज की डेट में क्या होता है, हर हॉस्पिटल में अपना इंश्योरेंस डेस्क होता है, ठीक है, हाँ, मैंने टीपी उन डेस्क लोगों से होता बात है। किया, टीपीए तो वाला जो वही, करते हैं वो। हाँ तो वो उनसे बात करते हैं और फिर और काम करते हैं, ठीक है। बट हाँ, एनी हाउ ऐसा नहीं होता है कि भैया 72 घंटे बाद में इन्फॉर्म किया तो ऐसा करना चाहिए, इससे कोई ऐसे फर्क नहीं थोड़ा ही पड़ता होता है, है। हाँ, वही तो बात है ना, फिर वही ठीक है मैंने। भाई। पेशेंट को इलाज की हम्म, जरूरत है मतलब इलाज की जरूरत है, ठीक है, बात खत्म हो सही गई। बात मैं है। अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे नहीं पता सही इतना, बात है। हाँ सही बात अगर है। उसमें कोपे का क्लॉज लिखा है तो बात खत्म हो गई, ठीक है। ठीक है सर। ठीक। थैंक यू चलिए, एनीथिंग सर। एल्स, दैट्स इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।